नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी लोग अपने रिवीजन पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि पेपर का समय ज़्यादा बचता नहीं है चीज़ों के लिए। जब आप तैयारी करने लगते हो तो कितना भी टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, तो आज मुझे बात करनी है कि जब आप लोग है ना मुखर्जी नगर जैसे एरिया में रहते हो तो आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मैं कह सकता हूँ कि रास्ते का एक पत्थर बन के रह जाती हैं, जिसमें आप फंस जाते हो उसी में। कैसे, मैं बता देता हूँ। अब जैसे आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में एक वर्धमान प्लाज़ा है। ठीक है, वर्धमान प्लाज़ा के सामने एक कॉलोनी है, क्योंकि उसके किसी भी साइड आप देखोगे बस एक कॉलोनी है, बाकी इधर से रोड पुल चढ़ के आएंगे आप, एक नाला टाइप का चौड़ा सा पड़ता है और उसके बगल में एक कॉलोनी वर्धमान प्लाज़ा के, और वो है नेहरू विहार। ठीक है, तो नेहरू विहार में ब्लॉक A B C D E F है। ठीक है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों बहुत कायदे से समझिएगा। और उधर एक छोटा सा प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी है, प्ले ग्राउंड के साथ साथ बहुत ही कंजेस्टेड कॉलोनी है वो जो नेहरू विहार है। वहाँ पे फैमिली भी रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने रेंट पे उठा रखा है सभी लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, और वहाँ पे रूम ही रूम, मकान ही मकान, रूम ऑन रेंट, ये सारी चीज़ों की मीडिएटर्स की दुकानें भी खुली हुई हैं। ठीक है, अब वो अपना जो भी चार्ज लेते हैं, जो भी है ना आपसे उसमें एग्रीमेंट में लिखवाते हैं। तो एक बिल्डिंग है 7 फ्लोर की, तो फर्स्ट सेकंड 7 तक है ना सारा रेंट पे चढ़ाते हैं। आपने देखा ही होगा, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वर्धमान प्लाज़ा में दारू का एक बढ़िया दुकान है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे। तो आप मुझे ये बताओ कि मुखर्जी नगर आप IAS बनने की मशीन समझते हैं कि कब्रगाह समझते हैं उसे? दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप, अब जैसे आप घर पे भी तो रहते हो, तब आप है ना मतलब खुल के बोलना चाहूँगा, तब है ना आपके मन में अगर ड्रिंक करने का मन हुआ ना, दारू पीने का, तब तो आप नहीं पीते हो, कहते हो आज घर पे हूँ, घर के पास हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगा तो पीऊँगा, दोस्तों को बुलाऊँगा। इस बारे में आप स्केड्यूल कर लेते हो कि दोस्तों को बुला के वहाँ बैठ के दारू पीने का है, लेकिन आप ये क्यों नहीं करते हो कि यार मुझे घर पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप उस चकाचौंध में कोचिंग्स में जाते हो और जो फेमस टीचर हैं उनकी कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या दिखता है? 700-800 की भीड़। आप उस भीड़ का हिस्सा बन के किनारे बैठ जाते हो, घर आते हो, डिमोरलाइज होते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या दारू खरीद के ला रहे हो, फीस देते हो। फिर उसके बाद वही कहानी हर साल दोहराई जाती है। कितने न जाने कितने स्टूडेंट्स प्री फेल होते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, रात भर दारू पीते हैं, उनको मौका मिलता है बिगड़ने का। फिर वो कहते हैं यार इस प्री में नहीं दूसरे प्री में अच्छे से तैयारी करेंगे। दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से, मैं देख रहा था, सारे चैनल्स देख रहा था कि कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन मैं टॉपिक्स और सिलेबस के साथ साथ आपको आपकी लाइफ को एकदम सेफ़ तरीके से निकाल के लेके आऊँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा स्टेप्स। अगर आपको UPSC क्विट करना है या आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपकी एक एज हो गई है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आपका दूसरा जन्म होता है जैसे ही आप दूसरे प्रोफेशन में जाने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ सीखने का मन, क्योंकि IAS में नहीं हुआ ये लाइफ का अंत नहीं है। यहाँ से आपने सीखा, ये एग्जीक्यूट करोगे अपने दूसरी लाइफ में, जो आप दूसरी जॉब में जाओगे। ठीक है, आप ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, माइंडसेट बनाओगे कि यार मैं अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरे को बहुत कुछ वहाँ से पढ़ने को मिला। मैंने समाज पढ़ा, मैंने पॉलिटी पढ़ी, मुझे ये कैसे एग्जीक्यूट करना है लाइफ में। ठीक है, वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करिए दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, प्री नहीं हुआ, 21 साल की लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली। प्री नहीं हुआ, उसने ना पता नहीं क्या अपने आप को ऐसा किया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। प्री नहीं हुआ, यार लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आपका सर्कल
डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा दोस्त रूम में अकेले पढ़ता था दिल्ली में, वो सिलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी हो, ठीक है। अभी मेरे एक छोटे भाई का फ़ोन आया कि सर प्लीज़ अपना नंबर प्रोवाइड कराइए। मैंने उसे नंबर मैसेज किया, उसने मुझे कॉल किया कल रात के 10:30 या 11 बजे के बाद, ठीक है। मैंने उससे पूरी बात करी तो उसने कहा कि सर कोचिंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन उस भाई ने ये बोला कि सर मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा अच्छे से। यहीं पे उसको मैंने रोका कि भाई पहले सिलेबस को समझो, ठीक है। सिलेबस को नहीं समझोगे तो चीज़ें कहीं से भी नहीं निकल के आएंगी, ठीक। फिर मैंने उससे पूछा एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद गलती करते हो, ज़्यादा जल्दी तैयारी करने के चक्कर में पूरा ख़राब कर देते हो। जब आप तैयारी करना शुरू करते हो दोस्तों, इनिशियली अगर आपने गलती कर दी तो आपका आखिरी तक गलती होती रहेगी और कुछ भी नहीं सही होगा। मेरा यकीन मानिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा। एनसीईआरटी बहुत सरल सिंपल भाषा में आपको बेसिक बनाते हुए आगे ले जाता है, जो कि आप घर पे बैठ के पढ़ लोगे आराम से, और आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी आपकी जब आप अकेले बैठोगे बिना डिस्टर्बेंस के। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में खासकर, इतना डिस्टर्बेंस है ना दोस्तों, आप अपने कपड़े, अपने खाने, कोचिंग आने जाने में ही फंस जाओगे, तैयारी कुछ नहीं होगी। पैसे अलग बर्बाद हो रहे हैं। मैंने बहुत वीडियो बना दिए हैं उस पर कि कैसे तैयारी करनी, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी, कैसे कितना खर्चा होता है। और आप बहुत सारे लोग होंगे जो किसी स्टूडेंट को उसके रूम में जाके वीडियो बना के दिखाते होंगे कि ये देखिए एक कोचिंग का छात्र कैसे रहता है और कितना खर्चा बताता है। मेरे अंदर दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको आपके सामने दिखाऊं, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ है। वो फेमस नहीं हो रहा है, जो यूट्यूबर है वो वीडियो बना के फेमस होना चाह रहा है, लेकिन मैं किसी को भी ऐसे लाइमलाइट नहीं कर सकता, ठीक है। आप टॉपर्स का वीडियो बनाइए। अब कई टॉपर्स के वीडियो देख लीजिएगा जो 5 बार मेंस लिख चुके हैं, एक बार भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई है। अब सोचिए उनका भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में। तो प्लीज़ मैं ऐसे नहीं कर सकता दोस्तों किसी की लाइफ के साथ। कल को वो यही वीडियो देख के रोएगा, परेशान होगा, ठीक है। आप एकांत में तैयारी करिए, बिल्कुल बिना परेशानी के। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी। और जो फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं ना मोबाइल में, प्लीज़ उसकी जगह आप यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड करिए, उसे समझिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं कह रहा हूँ, अच्छा उस बंदे की एज 21 साल है जिससे मेरी बात हुई कल। मैंने उससे बोला कि भाई टारगेट क्या है? तो कह रहा है मैं 2027 में देना चाहता हूँ। मैंने उसे प्रॉपर तरीके से समझाया कि भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बशर्ते आप इन चीज़ों पे ज़्यादा, इन सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। सिलेबस क्या है, अभी आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप, अच्छा मैं अभी इस पे एक चीज़ बोल रहा हूँ। आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपने बंडल अमाउंट दिया, लाइक 2-3 लाख रुपए, प्री से लेके इंटरव्यू तक का फाउंडेशन। प्री की तो कोई तैयारी नहीं होती, वो बोलते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार अलग अलग फ़ीस दे रहा हूँ तो इसकी तैयारी कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेंस की तैयारी करिए, प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। साथ ही साथ जब कोचिंग वाले आपसे पैसे लेते हैं तो कहते हैं कि देखो प्री में इतना महीना लगेगा, मेंस में इतना लगेगा, फिर आपका जब ये क्वालिफाई होगा तो हम इंटरव्यू की फ्री तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, वो इस तरीके से आपसे फ़ीस ऐंठ लेते हैं ना कि आपका 2.5 लाख में कम से कम 1.5 लाख तो ऐसे ही चला जाता है। आप सिर्फ मेंस की कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा, जल्दी होगा। ना कि उस भीड़ में कि लिखा रहे हैं कि राज्यपाल की इतनी एज होती है, प्रेसिडेंट की इतनी एज होती है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। आप मेंस ज्वाइन करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, ठीक है। आंसर अच्छा करना है, राइटिंग अच्छी करनी है, आंसर स्किल, राइटिंग स्किल जो होती है, भाषा शैली अच्छी करनी है, तो आप इंक पेन का इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे लिखिए, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ जब आप इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपकी आंसर स्किल, भाषा शैली भी अच्छी होने लगेगी, ठीक है। तो सुंदरता के साथ, ठीक है। तो कोचिंग वाले ऐसा आपको प्रोपेगेंडा सेट करके मीटिंग के साथ आपको बताते हैं कि आपको लगता है कि यार इससे बेस्ट कोचिंग कोई है ही नहीं।
कोई भी टीचर आता है तो अपने पहले गुणगान बता देता, मैं यहाँ था वहाँ था, तो आप उसी से इम्प्रेस हो जाते हो। तो ये प्लीज़ ये सब मत करिए। तीसरी चीज़, आप देखते होगे किसी भी कोचिंग में, मैं एक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वर्धमान प्लाजा में वो कोचिंग थी बेसमेंट के अंदर, जो भी समझ रहा होगा वो समझ सकता है। वो हर साल हर बैच का, आईएएस बैच का, वो है ना एक फंक्शन कराते थे जिसमें किसी भी एस्पिरेंट के 14 से 20 दिन बर्बाद होते थे। सपोज़ आज है 17 दिसंबर, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि हम 31 दिसंबर को एक फ़ंक्शन रखेंगे जिसमें खाना भी होगा हमारी तरफ से, और छोटा सा फंक्शन करेंगे, जो सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग करना चाहता है वो करे। तो उसमें आप समझ लो, जो बैच के फेवरेट और बेस्ट स्टूडेंट होते थे वो अपनी 14 दिन पढ़ाई बर्बाद करते हुए, दोस्तों मैं खुद कहता हूँ कि ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब किसी कोचिंग के डायरेक्टर को या किसी कोचिंग के टीचर को ये जिम्मेदारी मिली है कि आपको बच्चों का भविष्य देखना है, हर दिन कुछ नया करना है, तो वो इस तरीके से, मुझे आई पर्सनली फील, और आप लोग भी रियलाइज़ करते होगे कि यार मुझे उस फंक्शन के लिए ये तैयारी करनी, मेरी पढ़ाई छूट रही है। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से कोचिंग के अंदर बैठ के अपने बैच में रह के अपने समय को बर्बाद करना बहुत गलत है। उसमें आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, दारू पीते हैं, वहाँ डांस करते हैं, उन्हें लगता है बहुत अच्छा हो रहा है। मास्टर साहब लोगों को सम्मान चाहिए, आप लोग थाली दिया टीका लिए खड़े हो। मुझे इन सब से बहुत नफ़रत है दोस्तों। आप बिना किसी शोर शराबे के जब घर में तैयारी कर सकते हो, तो ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। और अब आप देख भी रहे होगे कि कितना अच्छा आउटपुट निकल रहा है कोचिंग का, कुछ नहीं निकल रहा। और दोस्तों और बता देता हूँ, वहाँ जब जाते हो ना आप कोचिंग में, तो इस तरीके से हवा बना दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, और अगर आपने फ़ीस नहीं दी ना टाइम से, समझ लीजिएगा लोगों को किनारे खड़ा करके उनको बोला गया है कि फ़ीस दे दो। फिर उसके बाद फ़ीस दे दी, फिर जब कोचिंग में गए, आप एक भी सवाल आपने अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया ना टीचर से, तो आपको वो डांट देगा या आपको निकाल देगा क्लास से। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है 2015 में, उस मास्टर ने उस बच्चे की फ़ीस वापस करा दी। वो क्लास में आके बोलता है कि मैंने उसकी फ़ीस वापस करा दी। इसमें कोई वाहवाही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र हमेशा पोलाइटली अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, टेक्निक से तैयारी करते हैं, इत्मीनान से, बिना पैनिक किए। कोचिंग में अगर सिर्फ जाना है आपको, तो सिर्फ मेंस की तैयारी करिए दोस्तों। एक बार अगर आप मेंस लिखना आ गया आपको, क्योंकि आपको मेंस जब इनिशियली लिख रहे होगे तो प्रॉब्लम आएगी लिखने में, नॉलेज क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। लेकिन जब आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक पे कल हमारे, जब आप है ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो मेंस की, तो उनके यहाँ बताया जाता है कि इस टॉपिक पे पढ़ के आइएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो आप जब लिखोगे तो नॉलेज उसमें बढ़ेगी। मैं हर वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ, सिलेबस, एनसीईआरटी और मेंस, इंक पेन से लिखिए। आपकी स्पीड और अच्छी शैली बनने लगेगी नॉलेज के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी, लिखने में भी, पढ़ने में भी। हो सकता है शुरुआत में ज़्यादा लिख रहे हो, फिर उसे कंपाइल करना सीख जाए, अपनी टेक्निक से उसको और अच्छे से एक डायग्राम या एक मैपिंग के थ्रू पॉलिटी को, ज्योग्राफी को समझ पाएँ, जिससे कि आप बेहतर रिवीजन कर पाएँ जब आपका पेपर आता है, प्री या मेंस का। ठीक है, कल उस बच्चे से बात हुई तो वो कहता है सर मेरी 21 साल एज है और मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ। उसने कहा मैं 11 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा भाई ये कुछ भी नहीं करना है 11 घंटे। मैंने पूछा कि इसे ब्रेकअप करके दिखाओ कैसे 11 घंटे, तो उसने बोला 7 घंटे कोचिंग के, 4 घंटे मेरे। तो 7 घंटे कोचिंग के क्या? तो वो आखिर में बोल ही दिया कि सर 11 घंटे पढ़ने के बाद भी लग रहा है सब छूट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ाई डिस्टर्बेंस में रहेगी हमेशा। आपकी पूरी अक्खा लाइफ जो भी यूपीएससी की है वो बर्बाद होती दिखेगी आपको। कहीं भी आपको अपना मैप, ग्राफ ऊपर होते हुए नहीं दिखेगा, स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा। फिर एक लड़की से बात होती कि सर मैं बहुत जल्द ये हॉस्टल छोड़ दूँगी, यहाँ मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, अब मैं घर जाके पढ़ूँगी।
एक लड़के ने मुझसे कहा सर मैंने 4.5 लाख रुपए फ़ीस देने ही जा रहा था, आपका वीडियो देखा, मैंने पैसे नहीं दिए, मैं 2 महीने वहाँ रहा, मैं परेशान हो गया, वापस आ गया, मैंने पैसे घर पे दे दिए, मेरे घर वालों ने मुझे यहीं पे रूम सेट करके दे दिया, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे को आज बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है दोस्तों, इत्मीनान से तैयारी चल रही है। मेरे साथ के कई बंदे खुद एक्सेप्ट करते हैं कि यार उस समय अगर समझ में आ गया होता तो मैं कोचिंग ज्वाइन ना करके ऐसे तैयारी करता। और दूसरी चीज़, जो बच्चे सिलेक्ट भी होने की उम्मीद में थे, वो भी वहाँ के शेड्यूल की वजह से सब गड़बड़ हो गया उनका। बीमारी अलग वहाँ पे पकड़ लेती है, नाले की बदबू, बाथरूम की पता नहीं कौन सी बदबू आती रहती है हमेशा वहाँ। आप पता करिएगा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें हो रही हैं और होती रहेंगी। मैं चाहे जितने वीडियो बना लूँ, जितनी सच्चाई से बता दूँ, मैं अपने वीडियो के माध्यम से इतनी ईमानदारी से आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, कोई बताना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका बिजनेस है और आप लोग उस बिजनेस में फंसते जा रहे हो। जितना जल्दी आप इस जाल से निकलोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। आज के समय वो समय नहीं रहा पहले जैसा कि आप सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन दोगे। यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, माँ बाप समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, परेशानी कुछ नहीं होगी दोस्तों। व्यवस्थित ढंग से आप एक जो समस्याओं के बीच में फंसने जा रहे हो ना, वो नहीं होगा। मैंने देख लिया पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई ऐसे वीडियो नहीं बना रहा है, तब मैंने परेशान होकर ये वीडियो बनाना शुरू किया और सच्चाई के साथ आ रहा हूँ आप लोग के, कि आप लोग जो चीज़ कर रहे हो दोस्तों, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप किसी भी जो बंदा कोचिंग ज्वाइन करके पूरी करता है कोचिंग सिलेबस, उससे आप बात करिएगा कि भाई कैसी तैयारी चल रही है। आप कोचिंग मत करिएगा, तब तक आप उससे बात करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो गई, आपका सिलेबस कितना % कंप्लीट हो गया, आपकी एनसीईआरटी कितनी इम्प्रूव हो गई, आप मुझे बताइए। तो आप पाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करके जाइएगा, और जैसे उसने तैयारी की वो आपके ना पैर पकड़ लेगा दोस्तों, यकीन मानिए। क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिलेबस को करेंट अफेयर्स से, सब्जेक्ट से कनेक्ट करना बता रहा हूँ, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। यूपीएससी को आपने हवा बना रखा है, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज द हिंदू की टफ़ लग सकती है, वो धीरे धीरे आदत में आएगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक कश्मीर का भाई था अपना जो आईएएस बन चुका है, 2016-17 की बात है, मैंने उसका देखा था। उसने कहा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं खुद कहता हूँ कि टफ़ है, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम भी तो फिर पूरे इंडिया में अपने लेवल का है कि लाखों फॉर्म, ठीक है, कुछ हज़ार मेंस, फिर कुछ 100 सिलेक्शन, तो आप उनके बीच में फ़ाइट कर रहे हो। और फाइट भी किन के बीच में, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। आपकी फ़ाइट आपके रूममेट से और आपके क्लासमेट और आपके फ्लैटमेट से नहीं है, आपकी फ़ाइट है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो आईपीएस है, जो आईआरएस है, जो अपनी रैंक को 600 से 200 पहुंचाना चाहता है, जो अपनी रैंक को 200 से 100 पहुंचाना चाहता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे रूममेट से फ़ाइट है। सिर्फ आप दोनों अपना टाइम बर्बाद करके, हंसी मजाक करके खाना पीना खाते हो, कोई त्यौहार होता है घर चले जाते हो, टाइम बर्बाद हो जाता है और खुश हो जाते हो। आपकी फ़ाइट, अब आप देखिए ना, कितने आईएएस कितने आईपीएस अपने हर साल रैंक को अच्छा करते हैं, सॉरी, कितने आईपीएस कितने आईआरएस कितने आईएफएस, वो चाहते हैं कि हम और अच्छी रैंक लाएं। और देखिए ऐसा हुआ है, 600 रैंक वाला 250 रैंक मारता है, 250 रैंक वाला 50 रैंक मारता है। वो क्यों मारता है? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यार सिर्फ लिखने का अच्छा टाइमिंग सेट होना चाहिए, और हमें कितनी द हिंदू के करेंट अफेयर्स, क्योंकि कल जो भाई से बात हुई, उसने बोला कि मैं बंद के मैगज़ीन पढ़ता हूँ बस। मैंने उससे बोला कि भाई जल्द से जल्द, इतनी एज कम है, समझ जाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। तो उसने द हिंदू के लिए मैंने बोला उससे, लैंग्वेज टफ़ है लेकिन धीरे धीरे आदत डालो। वही जो आईएएस बना, उसने बोला था मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन उसने बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के जब द हिंदू को पढ़ना शुरू किया, उसकी इंग्लिश अच्छी हुई और इंटरव्यू में उसने बहुत अच्छा आउटपुट दिया और उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो
मैं यही कह रहा था कि आपकी फ़ाइट है उनसे जो सिलेक्ट हो चुके हैं। और आप सोच रहे हो कि मेरी कोचिंग में वो आगे वाला बंदा जो सबसे ज़्यादा सवाल करता है, मेरी फ़ाइट उससे है, बिल्कुल गलत है। आपकी फ़ाइट खुद से है, ठीक है, और जो सिलेक्ट हो चुके हैं सिलेक्टेड ऑफिसर्स उनके साथ है। और व्यवस्थित ढंग से देख लीजिएगा कि जो बंदा सिलेक्ट हो चुका है उसके पास इतना टाइम नहीं जितना आपके पास टाइम है। मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से आपसे इतनी चीज़ें खोल के बात करता हूँ ना दोस्तों, कि आप भी कहोगे कि यार, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको कहाँ क्या चीज़ हिट कर जाए मुझे नहीं पता। मैं पंपिंग करने नहीं आया, मैं मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं सच्चाई बताने आया हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको यार उससे मिल लो या कि वो बुक ले लो, ये ले लो, कोई भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन आपका बेसिक एनसीईआरटी सिलेबस अच्छा टिप पे होना चाहिए, ज़ुबान पे होना चाहिए। साथ ही साथ आप है ना लिखना चाहिए आपको अच्छे से। फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड ऑफिसर है आप उससे सीखिए कि वो अपनी 24 घंटे की नौकरी, आईएएस आईपीएस की नौकरी कोई 12-8 घंटे की नहीं है दोस्तों। अपना कमर कस लीजिएगा, कायदे से शरीर फिट कर लीजिएगा। रात के 1 बजे भी औचक निरीक्षण करने जाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आप ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो कि रात में हो या दिन में आपको गाड़ी ले जाएगी उठा के, चलो नौकरी शुरू हो गई है। तो इसीलिए जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ी लीडरशिप, और उतने ही लोगों का भला करना है। उसमें कई लोगों से निराशाएं मिलेंगी, कई लोग आपसे चैलेंजिंग होंगे आपके लिए, तो ये सब करना है दोस्तों। तो उन लोगों से आपकी फ़ाइट है सिलेक्शन में। अब वो जो अपने आईपीएस साहब हैं वो समाज सेवा भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी हैंडल कर रहे हैं, साथ में वो आईएएस का एग्ज़ाम भी तोड़ना चाहते हैं और तोड़ ले जाते हैं। और आप जहाँ हो वहीं रह जाते हो, हर साल प्री क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ सीखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते होंगे, आपके तैयारी के पैटर्न को एक सकारात्मक रवैये की तरफ ले जाते होंगे। तैयारी में मतलब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि दोस्तों आपकी तैयारी कुल मिला के अच्छी हो, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। व्यवस्थित ढंग से आप और लोगों को मेरा वीडियो भेजें जिससे कि उनको एक सही राह दिखे सिलेक्शन की। और मेरा नंबर है 9651469494। किसी को मेरी बात से अगर कोई नाराज़गी होती है उसके लिए सॉरी, ठीक है। नाराज़ तो होंगे ही क्योंकि मैं टॉपिक ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन कैसे भी हो सकता है। आपकी कोचिंग अच्छी है तो आपको बुरा नहीं लगेगा मेरी बात का। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर लड़का देखे और मुझसे बात करे, जैसे भी मर्जी हो वैसे बात करे, जो समस्याएं हैं तैयारी को लेके वो बात करे। तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैंने नंबर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।